गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तारीख 11 दिसंबर 2022 और आज मैं आया हूँ आपके समक्ष एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेके जो कि जनरल स्टडीज़ पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जी हाँ, आप ऑलरेडी देख चुके हैं कि मैप जो है अफ्रीका का है। इसका मतलब है कि समथिंग रिलेटेड टू अफ्रीका है। आप सब जान चुके हैं, अभी तक ऑलरेडी आप जान चुके हैं कि दुनिया में जो है अभी डॉक्यूमेंटेड जो है हम लोग जो बोलते हैं 5 ओशंस, ठीक है ना, जो कि पैसिफिक ओशन वो सब जो आप ऑलरेडी जानते हैं, अटलांटिक ओशन, सदर्न ओशन, इंडियन ओशन, वो सब आप जानते ही हैं। आज की चर्चा का विषय है कि एक नया ओशन बन रहा है और उसे बनते हुए आप भी देख सकते हैं। अगर आप वहाँ जाएं तो आप देख सकते हैं कि एक नया ओशन बन रहा है और ये नया ओशन के बनते ही एक नया कॉन्टिनेंट भी बन रहा है। जी हाँ दोस्तों, अफ्रीका टूट रहा है, सही में टूट रहा है और ये टूटते हुए आप उसे देख सकते हैं। अब इसको मैं ज़रा सा आपको एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ कि नया ओशन कहाँ बन रहा है, कैसे बन रहा है। यह है अफ्रीका का कॉन्टिनेंट का मानचित्र, मैप है अफ्रीका कॉन्टिनेंट का। अब जैसे कि आप सब जानते हैं, कई बार मैं आपको ऑलरेडी इन्फॉर्म कर चुका हूँ, जो अफ्रीका का सिंह है यानी कि जो हॉर्न है, हॉर्न ऑफ अफ्रीका में जो कंट्री है ये सोमालिया है, ठीक है। और ये जो छोटा सा मैंने रेड कलर कर रखा है, ये वाला छोटा सा, आप सब जानते हैं जिबूटी है। और ठीक जिबूटी के ये ऊपर की तरफ ये इरिट्रिया है और बस ये जो बड़ा सा मैंने कर रखा है ये इथियोपिया है। यानी कि अगर मैं यहाँ नंबर 1 करता हूँ तो ये हो जाता है इथियोपिया, ये हो जाता है इरिट्रिया, ये तो जिबूटी आप जानते ही हैं ये वाला, इसको नंबर 3 कर देता हूँ और ये नंबर 4 जो है सोमालिया। यहाँ तक हमारा क्लियर है। अब ये चीज़ को जानने के लिए सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि आखिर अफ्रीका कहाँ से टूट रहा है। और ये समझने के लिए हमें पहले जानना है कि ये अफार ट्रायंगल क्या है, अफार क्षेत्र कहाँ पर है। अफार AFAR, ये अफार क्षेत्र कहाँ पर है। अफार क्षेत्र, अफार ट्रायंगल जो है एक त्रिभुज के शेप का एरिया है, ठीक है। अब जो मैं मार्क कर रहा हूँ आपको अफार ट्रायंगल दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। मैं ग्रीन कलर का पेन ले लेता हूँ। ये इरिट्रिया है, ये इरिट्रिया। अब यहाँ से मैं डॉट डॉट करके इधर ले आता हूँ और इधर ये जो सोमालिया जो है, जहाँ पर गल्फ ऑफ एडन, या आप सबको जानते हैं ये गल्फ ऑफ एडन है, ये गल्फ ऑफ एडन है। और यहाँ से एक ट्रायंगल बना देता हूँ, यानी कि ये जो पूरा क्षेत्र जो ट्रायंगल के अंदर, जिसमें कि पार्ट्स इरिट्रिया का है, थोड़ा सा पार्ट सोमालिया का है और जिबूटी पूरा का पूरा सारा है, इथियोपिया का पार्ट है, ये हो जाता है अफार ट्रायंगल। ये अफार ट्रायंगल जो है, अफार एरिया जो है, यहाँ पर अफार जनजाति के लोग रहते हैं। ये एरिया जो है बहुत ही सेंसिटिव एरिया है। वोल्केनिक एरप्शंस बहुत ज़्यादा होते रहते हैं यहाँ पर। ये इस एरिया में वोल्केनिक एरप्शंस बहुत ज़्यादा होते रहते हैं, मतलब वोल्केनो निकलते रहते हैं इस एरिया में। बहुत ही हॉस्टाइल एरिया है, बहुत ही ड्राई एरिया है, मरुभूमि एरिया है। रहने की परिस्थिति वहाँ पर बहुत ही डिफ़िकल्ट है। वहाँ के लोग जो वहाँ रहते हैं, अफार ट्राइब के लोग जो है, उन लोग परिस्थितियों के अनुकूल अपने आप को ढाल लिए इतने वर्षों, इतने जनरेशन से रहते हुए। तो यहीं पर दिक्कत शुरू हो रही है यहाँ से। अब देखिए, ध्यान दीजिए, जो मैंने बोला ये गल्फ ऑफ एडन है और ये जो है ये रेड सी है, ठीक है ना। अब जब चाइना का बेस के बारे में मैंने बताया था कि ये जिबूटी में ही चाइना ने अपना बेस बना रखा है। और दूसरी टॉपिक है ये रेड सी है, ये गल्फ ऑफ एडन होते हुए, रेड सी होते हुए, जो स्वेज कैनाल होते हुए मेडिटेरेनियन सी में चले जाते हैं, ठीक है। अब हमेशा की तरह राइट की साइड ईस्ट, लेफ्ट की तरफ वेस्ट, ऊपर की तरफ नॉर्थ, नीचे की तरफ साउथ, ये सब आप जानते ही हैं। अब ये जो एरिया है ना, यहाँ पर जो ये गल्फ ऑफ एडन जो है, ये गल्फ ऑफ एडन के नज़दीक ये जो अफार ट्रायंगल है, अफार ट्रायंगल से अगर ये वाला जो डॉट डॉट मैं लेकर आया हूँ, इसको अगर आप ऐसे करके डॉट डॉट को ऐसे बढ़ाते हुए चलो जिम्बाब्वे, ये वाला जो कंट्री जो है ये नंबर 5 में कर देता हूँ, ये है जिम्बाब्वे, ठीक है। जिम्बाब्वे तक इस एरिया को बोलते हैं ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट। याद रखिएगा, ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट। अब आप पूछेंगे कि सर ये रिफ्ट क्या होता है। रिफ्ट वो होता है, आप जानते हैं कि जो अर्थ है, जो जितने भी लैंडमास है, ये सब टेक्टोनिक प्लेट्स के ऊपर है। जब टेक्टोनिक प्लेट्स जो है आपस में एक दूसरे से खींच के बाहर की तरफ जाने के प्रयास करते हैं, अलग होने का प्रयास करते हैं, तो जो
डिप्रेशन बन जाता है, ज़मीन में जो डिप्रेशन बन जाता है, वैली बन जाता है, उसको रिफ्ट वैली बोलते हैं। और उसी का नाम, ये वाला का नाम जो है ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट है, रिफ्ट वैली। जैसे वैली आप जानते ही हैं, पहाड़ों चारों तरफ पहाड़ और बीच में जो समतल एरिया है वो वैली होता है। उसी तरह जो रिफ्ट होता है, जिसमें कि जो टेक्टोनिक प्लेट्स है, अर्थ जो टेक्टोनिक, मान लीजिए ये एक टेक्टोनिक प्लेट है, ये एक टेक्टोनिक प्लेट है, ये एक दूसरे के से खींच के बाहर की तरफ जा रहे हैं, तो ये जो एरिया क्रिएट होता है ये रिफ्ट बोला जाता है। ठीक है, अब ये जो ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट जो क्षेत्र है ये करीब करीब 3000 किलोमीटर लंबा है, 3000 किलोमीटर्स लॉन्ग। ठीक है, ये जो मैंने ग्रीन कलर का ये मार्क कर रखा है ये लेक विक्टोरिया है, लेक विक्टोरिया, ये लेक विक्टोरिया को लेकर आपका जनरल स्टडीज़ का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है। आपके कई एंट्रेंसेस में पूछे जाते हैं कि जो नील नदी है वो कहाँ से निकलती है, लेक विक्टोरिया से निकलती है। अब लेक विक्टोरिया को कौन कौन से कंट्रीज़ के बॉर्डर्स टच करते हैं, किस किस देश के बॉर्डर टच करते हैं, इसको याद रखने के लिए बस ये चीज़ याद रखिएगा, यूकेटी, जो कि लेक विक्टोरिया, ये जो लेक विक्टोरिया है इसके बॉर्डर्स को टच करते, 3 कंट्री के बॉर्डर टच करते हैं, युगांडा, कीनिया, टंजानिया। युगांडा यू, कीनिया के, टंजानिया टी। ये एक जनरल स्टडीज़ का क्वेश्चन है। और यहाँ से जो नील नदी निकलती है, ये नील नदी ये साउथ साइड से, अफ्रीका के साउथ साइड से नील नदी निकलती है, होते हुए ये जो है ये नॉर्थ ईस्ट की तरफ जाती है। ये तो ईस्ट साइड है, नॉर्थ ईस्ट की तरफ होते हुए नॉर्थ की तरफ जाके ये मेडिटेरेनियन सी में, यहाँ पर जो मेडिटेरेनियन सी है एम्प्टी कर लेती है नील नदी अपने आप को। तो नील नदी का स्रोत लेक विक्टोरिया, ये एक जनरल स्टडीज़ का क्वेश्चन है। अब जो अफ्रीका जो टूट रहा है यहीं से टूट रहा है। डेट याद रखिए, सितंबर 26, 2005 का डेट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट डेट है। यहीं पर अफार ट्रंगल में मैंने बोला है कि ये बहुत ही वोल्केनो के लिए बहुत ही एक्टिव जगह है, यहाँ पर वोल्केनिक एरप्शंस होते ही रहते हैं। यहाँ पर एक वोल्केनो का धमाका होता है, एक वोल्केनो फूटता है। कब? सितंबर 26, 2005 अफार एरिया में। ठीक है, जो कि कहाँ पर है अफार एरिया, ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ। ये वाला एरिया इथियोपिया के अफार रीजन में एक वोल्केनो एरप्ट होता है। 3 दिन और 3 रात तक उस एरिया में बिल्कुल अंधेरा हो जाता है। ठीक है, और वोल्केनो जो ये फूटा, वोल्केनो जो निकला, आग्नेयगिरी जो निकला, इससे 10 दिन पहले से ही उस एरिया में बहुत ज़्यादा भूकंप वगैरह आ रहे थे। ये एक एक्टिव वोल्केनो है और इस वोल्केनो का नाम है डब्बाहू। नाम याद रखिएगा, डब्बाहू। जैसे कि एक डब्बा आपको मैं दिखा देता हूँ, ये एक डब्बा है, ये है डब्बा, और डब्बा के साथ हू लगा दीजिए, डब्बाहू। उस वोल्केनो का नाम है डब्बाहू वोल्केनो। तो वहाँ पर उस जहाँ वोल्केनो बना, लोग वहाँ के जो है उसको माउंट डब्बाहू भी बोलते हैं, बोयना भी बोलते हैं, मोइना भी बोलते हैं, लेकिन आपको याद रखना डब्बाहू, क्योंकि ये कोई एंट्रेंस में पूछ सकता है कि ये डब्बाहू वोल्केनो कहाँ पर है। डब्बाहू वोल्केनो जो है इथियोपिया में है, अफार ट्रंगल के अंदर है। अब जब ये वोल्केनो से जो ये जितना ऐश वैश जो है ये ख़त्म हुए, मतलब थोड़ा लाइट आने लगा, तो लोग बाग बाहर निकल के देखते हैं कि ज़मीन में बहुत लंबी दरार पड़ चुकी है, करीब करीब आधे किलोमीटर लंबी दरार और 6 मीटर चौड़ी दरार पड़ चुकी है। और ये दरार दिन प्रतिदिन बढ़ते गई, और वो दरार जो पड़ी थी इसी रीजन में पड़ी थी, ये जो ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट रीजन में पड़ी थी। और ये जो ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट रीजन जो है, जो रिफ्ट मैंने आपको बताया, यानी कि ज़मीन में जो गैप है, ये डे बाई डे फैलते जा रही है। यानी कि यहाँ पर से जो है टेक्टोनिक प्लेट्स की जो मूवमेंट जो है अलग अलग दिशाओं में हो रही है। अफ्रीका जो है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट जो है, इसमें 2 टेक्टोनिक प्लेट्स मिले हुए हैं, याद रखिएगा। जैसे इंडिया जो है इंडियन प्लेट बोलते हैं, इंडियन प्लेट में इंडिया है, ऑस्ट्रेलिया जो है ऑस्ट्रेलियन प्लेट में है, ठीक है ना। उसी तरह अफ्रीका जो है, यहाँ पर एक प्लेट बिल्कुल है टेक्टोनिक प्लेट जो कि अफ्रीका की तरह दिखता है, उसका नाम है नूबियन प्लेट। क्या है? नूबियन प्लेट। और दूसरा है इधर इस साइड में एक प्लेट है, उसको बोलते हैं सोमाली प्लेट। ये सोमालिया का नाम से है सोमाली प्लेट। क्योंकि ये जो दोनों प्लेट्स जो है यहाँ पर आके ये जो मिले हुए हैं, ये जो दोनों प्लेट्स जो है, तो ये इनका जो क्रस्ट जो है, जो ज़मीन का टॉप हिस्सा, और इनका जो मेंटल जो है, मेंटल मतलब जो ज़मीन का हमारा सेकंड लेयर जो है, मेंटल का ऊपर का हिस्सा जो है, ये मिलकर लिथोस्फीयर बनते हैं, जिसमें कि टेक्टोनिक प्लेट्स के सारे मूवमेंट्स वगैरह वहीं होते हैं। तो ये जो है ये अलग हो रही हैं इस रिफ्ट की वजह से।
यानी कि ये जो अफार ट्रायंगल का एरिया है, ये अब मैं रेड में कर रहा हूँ, ठीक है। अब आप लोगों को समझ में आ जाएगी, ये है अफार ट्रायंगल जिसमें कि अंदर में जिबूटी आ जाता है, और ये एरिया होते हुए और यहाँ से होते हुए साउथ अफ्रीका होते हुए ये सारा एरिया टूट के अलग हो जाएगा। ये एरिया टूट जाएगा, ये टूट के इधर घसक जाएगा, और जब ये टूट के इधर घसक जाएगा तो बीच में जो गैप बनेगा उसमें कहाँ से पानी आ जाएगा, ये रेड सी है, ये गल्फ ऑफ एडन है, सारा पानी भर जाएगा, एक नया समंदर बन जाएगा। आप जो थंबनेल में पिक्चर देख रहे हैं बिल्कुल इसी तरह, थंबनेल में, इस वीडियो के थंबनेल में आप देख रहे हैं बिल्कुल इसी तरह एक नया कॉन्टिनेंट, और ये एरिया जो है एक नया कॉन्टिनेंट बन जाएगा। अब आप बोलेंगे सर ये कितने साल के अंदर हो जाएगा, 100-150 साल? नहीं, ये जो जियोलॉजिकल जो चेंजेस होते हैं, जियोलॉजिकल एक्टिविटीज़ होते हैं, ये बहुत स्लो होते हैं। इस तरह का जो ड्रिफ्ट हो रहा है, इस तरह का जो प्लेट्स की जो मूवमेंट होती है सालाना करीब बहुत ही कम 100 mm तक की होती है, 100 मिलीमीटर या 200 मिलीमीटर इस तरह की स्लोली। तो इसको होने में करीब आप मान के चलिए 10 मिलियन से लेके 50 मिलियन साल तक लगेंगे, ठीक है। 1 मिलियन में हो जाता है 10 लाख, अब 10 मिलियन आप जोड़ लीजिए और 50 मिलियन आप जोड़ लीजिए। अभी जो है कीनिया में जो है कई सारे मेजर हाईवेज में प्रॉब्लम आ गई है इस दरार को लेके, इस रिफ्ट को लेके। वहाँ जो हाईवेज जो कट ऑफ हो जा रही हैं, बीच में जो है लंबे दरारें पड़ जा रहे हैं, और जैसे जैसे दरार, लोग कितने दिन तक उसको भर के गाड़ियाँ चलाएंगे, जैसे जैसे दरारें जो हैं बढ़ती जा रही हैं, लोगों का ट्रांसपोर्टेशन जो है उधर से मुश्किल होता जा रहा है। तो अभी जो फ्यूचर का जो हमारा जो नया ओशन बनेगा, यहाँ पर बनेगा, अफ्रीका में बनेगा। तो आप पूछेंगे सर ये टूटना निश्चिंत है? बिल्कुल निश्चिंत है, बिल्कुल निश्चिंत है। देखिए कुछ भी इस दुनिया में कांस्टेंट नहीं, नथिंग इज कांस्टेंट, ओनली चेंज इज कांस्टेंट। सिर्फ परिवर्तन ही कांस्टेंट है। आप खुद ये सोच लीजिए, आज से 300 मिलियन साल पहले, 1 मिलियन में 10 साल होता है, सॉरी 10 लाख साल होते हैं, आज से 300 मिलियन साल पहले क्या था? एक बड़ा सा लैंडमास था। आज की डेट में जो हमारे कॉन्टिनेंट्स हैं, जो हमारे महाद्वीप है, ये थे ही नहीं आज से 300 मिलियन साल पहले। एक ही था ना बड़ा लैंडमास, पंजिया, और एक ही समुंदर था, पंथालासा। जैसे जैसे ये जो पंजिया टूटता गया, पंजिया टूट कर अलग अलग कॉन्टिनेंट बनते रहे, जैसे कि अब ये अफ्रीका से ये हिस्सा टूटेगा, बीच का जो गैप रह जाएगा, पानी भर जाएगा, नया ओशन बन जाएगा। उसी तरह जैसे जैसे पंजिया टूटता गया, पंथालासा के भी एक ही ओशन नाम था पहले शुरू में, अब उसमें से भी डिफरेंट ओशंस बनने लग गए हैं। तो ये चीज़ याद रखिए, ये जनरल नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और इसके बेसिस पर अगर आपको क्या लगता है ये जो नया ओशन जो बनेगा, इस नया ओशन का नाम क्या होगा या क्या हो सकता है, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। और हाँ, ये याद रखिएगा, ये जो लेक विक्टोरिया जो है, जब ये टूट जाएगा अफ्रीका जो है, लेक विक्टोरिया, ये टूटा वाला जो नया कॉन्टिनेंट बनेगा इसके साथ मूव हो जाएगा। यानी कि जो नील नदी है शायद वो सूख जाएगी, नील नदी सूख जाएगी। इजिप्ट को जो बोलते हैं ना, गिफ्ट ऑफ नाइल इज इजिप्ट, जो है पता नहीं तब क्या होगा। हो सकता है कुछ और जियोलॉजिकल चेंजेस हो, कुछ मेजर चेंजेस आ जाए दुनिया में, परिवर्तन तो होते ही रह रही है। हो सकता है उस टाइम तक साइंटिफिक डेवलपमेंट और ज़्यादा, बहुत ज़्यादा हो जाए कि साइंस जो है कुछ कर सके इसमें। हमें इसके बारे में फ़िलहाल इतना कोई नॉलेज नहीं है। तो लेक विक्टोरिया भी इससे अलग हो जाएगा। ये एरिया जो है, ये जो अभी ये एरिया जो है, ये पूरा एरिया जो है, ये अफ्रीका से टूट जाएगा, टूट के ये एक सेपरेट कॉन्टिनेंट बन जाएगा। अब ये जो नूबियन प्लेट वाला इधर है और ये जो इधर टूट गया, इसके बीच का एरिया जो है ये बन जाएगा नया समुंदर। कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएगा इस नए समुंदर का नाम क्या होना चाहिए। थैंक यू फॉर योर पेशेंस लिसनिंग। हैव अ ग्रेट डे एंड टेक केयर।